गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं डॉक्टर अर्पणा और मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स। साथ ही हम बात करते हैं कुछ बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए और होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बात करूंगी कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ के बारे में। और इसमें हम क्या क्या दवाइयाँ ले सकते हैं और क्या क्या जनरल हमें प्रिकॉशंस लेना चाहिए, सब मैं आपको इस बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ या जब भी मैं लाइव कंसल्टेशंस में हूँ तो आप मेरे साथ जुड़ सके और इसका बेनिफिट उठा सके। तो इसके लिए ज़रूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़। तो ये कॉन्स्टिपेशन एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है, ऑफ एंड ऑन सभी ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया है ये प्रॉब्लम। तो कॉन्स्टिपेशन का क्या मतलब है या कब्ज़ का क्या मतलब है कि जो आपके बोवल मूवमेंट है वो इनफ्रिक्वेंट है, वो इरेगुलर है, और जो स्टूल्स बनते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, वो ईजिली नहीं डिफिकेट हो पाते, आप इजीली स्टूल नहीं आप निकाल पाते हैं, और बहुत ज़्यादा इरेगुलर रहता है, किसी कोई टाइम या कुछ एक रूटीन नहीं रहता है। तो ऐसे केस में अगर जब ऐसा होता है तो इसे हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन या कब्जी। तो अब अगर कॉन्स्टिपेशन है तो क्या रीज़न है इसका? तो या तो जो आपका कोलन है, जिसमें कि पेरिस्टालिसिस जो मूवमेंट होता है, जिससे कि आपका खाना पचने के बाद जो रेक्टम से बाहर निकलता है, उस मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम है, कोई आपका जो कोलन है वो थोड़ा स्लो काम कर रहा है, स्लगिश है, इनर्शिया है कोलन में, तो एक तो ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है जो पेल्विक फ्लोर है उसमें किसी तरह का कोई डिसफंक्शन है। तो मेनली इस वजह से कॉन्स्टिपेशन या कब्जी की परेशानी रहती है। और क्या क्या कारण है हमारी तरफ से जिस वजह से कॉन्स्टिपेशन रहता है कि हम लोग खाने में फाइबर की मात्रा हम बहुत कम ले रहे हैं, हम लोग प्रोटीन रिच खाना ज़्यादा ले रहे हैं, बट साथ में फाइबर सलाद वगैरह नहीं खाते हैं, अंकुरित दालें नहीं खाते हैं, तो फाइबर मिलता नहीं है बॉडी को, तो स्टूल्स ठीक से नहीं बनते हैं और इस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। दूसरा कारण है, अगर आप बहुत ज़्यादा लेग्जेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं और लेग्जेटिव्स पे ही आप निर्भर हैं, काफ़ी टाइम से आप लेग्जेटिव्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस वजह से भी जो आपका कोलन है उसमें एक स्लगिशनेस, एक स्लोनेस, एक इनर्शिया का स्टेट आ जाता है। आपका कोलन नॉर्मली काम नहीं करता है, वो लेग्जेटिव पे डिपेंड हो जाता है। तो इसीलिए अगर बहुत ज़्यादा आप लेग्जेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी बहुत ही हार्मफुल है, क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वो ही फिर आप बिना लेग्जेटिव्स के कर ही नहीं सकते हैं मोशंस, और फिर एक स्टेज आएगा कि लेग्जेटिव भी काम करना बंद कर देती है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा अगर आप लेग्जेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं तो भी कब्जी की प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरी चीज़ है, अगर आप बहुत ज़्यादा पेन किलर्स वगैरह लेते हैं तो तभी भी कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। कई बारी फोर्थ कॉज है कि कई बारी एजिंग के साथ साथ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। फिफ्थ है कि प्रेगनेंसी में, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो यूट्रस है वो बढ़ता रहता है, तो वो यूट्रस बढ़ने के वजह से, क्योंकि यूट्रस और रेक्टम बिल्कुल यूट्रस के पीछे ही रेक्टम होता है, तो ये सोचिए अगर यूट्रस है और ये रेक्टम है, तो यूट्रस जैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो वो बढ़ने की वजह से ऐसे रेक्टम में प्रेशर पड़ता है। तो जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है रेक्टम में प्रेशर पड़ता है, तो उस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है कई बारी प्रेगनेंसी में भी। फिर कई बारी कोई आपको डिजीज़ है, किसी सिस्टमिक डिजीज़ के कारण से भी ऐसा होता है। रेक्टम जहाँ से आपका स्टूल्स निकलता है, अगर कोई ट्यूमर वगैरह से वो जगह दब रही है, प्रेशर बन रहा है, स्ट्रक्चर बन रही है, तो उसका जो डायमीटर है वो कम हो रहा है, तो तभी भी कब्जी जैसी प्रॉब्लम हो सकती है कि आप मोशंस आप नहीं उसको डिफिकेट कर पा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिर अगर आप बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, अगर पानी आप कम पीते हैं, तो कई लोग पानी बहुत कम पीते हैं, उनको प्यास नहीं लगती है, तो देखिए और या ठंड का टाइम है तो पानी कम पीते हैं, तो टाइम चाहे ठंड का हो चाहे गर्मियों का हो, पानी ज़रूर पीना चाहिए। पानी का जो हमारे बॉडी में जो वाटर लेवल है वो हमें मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि कब्जी, कॉन्स्टिपेशन और ये सब प्रॉब्लम ना हो। तो ये तो कुछ जनरल से कॉजेज़ थे कॉन्स्टिपेशन के। तो अब अगर कॉन्स्टिपेशन है तो हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली चीज़, हमें खाने में फ़ाइबर की मात्रा अच्छी रखनी चाहिए। खाने में हमेशा सलाद वगैरह इंक्लूड करें। जो भी सीज़नल वेजिटेबल्स जो भी मिलते हैं उस हिसाब से आप अपना सलाद वगैरह खाएँ, अंकुरित दालें खाएँ, और
जो भी छिलके वाली दालें होती हैं वो खाएं, क्योंकि फाइबर आपको मिलना चाहिए। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे आटा है और चोकर युक्त आटा है, मल्टीग्रेन आटा है, ऐसी चीज़ों का प्रयोग करें। बीन्स वगैरह में काफ़ी मात्रा में फाइबर होता है, तो ये सब सब्जियां ज़रूर खाएं, हरी सब्जियां ज़रूर इंक्लूड करें अपने खाने में ताकि फाइबर आपको मिले। दूसरी चीज़ है, पानी आपको अच्छे से पीना है। पानी अच्छे से पिएंगे, कम से कम एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग को कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। तो अगर आप पानी की मात्रा रखेंगे बॉडी में अप्रोप्रिएट, तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरी चीज़ है, अगर आप बहुत ज़्यादा पेन किलर वगैरह लेते हैं तो वो अवॉइड करिए, क्योंकि इनसे भी आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्जी जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर लेग्जेटिव्स पे डिपेंडेंट है तो लेग्जेटिव्स का बहुत इस्तेमाल ना करें। और फिर है एक बहुत ही यूज़फुल तरीका आपको कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए, आपको एवरीडे वो करना है, वो है ये कि सुबह उठ के आप 1 ग्लास गुनगुना ल्यूकवार्म वाटर, जिसमें आप नींबू निचोड़े और 1 चम्मच शहद, ये पानी अगर आप पीते हैं तो ये जो लेमन या नींबू है ये एक स्टिमुलेंट की तरह काम करता है और आपका जो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट है उसको बढ़ाता है और मोशंस में आपको हेल्प करता है। साथ ही अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा सेडेंटरी है, आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, आप फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, तो भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए थोड़ा सा अपना फिज़िकल लाइफ अपना एक्टिव रखना है, एक्सरसाइज वगैरह करना है, वर्कआउट अपना रखना है। थोड़ा बहुत आप अगर योगा करते हैं, थोड़ा बहुत ये सब चीज़ें भी अपना रखेंगे तो एक बॉडी में बैलेंस होना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए, सेडेंटरी लाइफ नहीं होना चाहिए। तो बस आप इतना ही करेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। और जो रेमेडीज़ होती हैं जैसे त्रिफला चूर्ण है, कोकोनट ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, तो ये सब कुछ, कोकोनट मिल्क है, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कॉन्स्टिपेशन से हमें डील करने में मदद करती है। अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में कौन सी मेडिसिन है जो कॉन्स्टिपेशन में बहुत हेल्पफुल है। तो सबसे पहली मेडिसिन है नक्स वोमिका, NUXVOMICA, नक्स वोमिका 200। अब नक्स वोमिका 200 कैसे लेनी है, आपको रात को इसकी खाली 1 डोज लेनी है। और नक्स वोमिका जनरली उन लोगों को लेना होता है जिनका पेट साफ नहीं होता, उनको बार बार 4 बार 5 बार 6 बार वो दिन में जाते हैं, बट हमेशा उनको लगता है कि पेट ठीक से साफ नहीं हुआ, वो सेटिस्फाइड फीलिंग नहीं होती है। और साथ में बहुत ज़्यादा स्टिमुलेंट्स लेना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, ऐसी चीज़ों का उनको बहुत शौक होता है, तो स्टिमुलेंट उनको चाहिए होता है कुछ ना कुछ। और एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, तो ऐसे केस में नक्स वोमिका बहुत ही हेल्पफुल मेडिसिन है। नक्स वोमिका 200 की 1 डोज आप लेंगे कुछ दिनों तक तो आपको ज़रूर अपने इस कॉन्स्टिपेशन वाले प्रॉब्लम में आराम मिलेगा। अब दूसरी दवाई है ब्राइनिया, BRYONIA, ब्राइनिया 30। अब ब्राइनिया में क्या होता है, जो स्टूल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है, बहुत ज़्यादा हार्ड। मतलब ब्राइनिया पेशेंट्स में बेसिकली ड्राइनेस एक मेन फीचर होता है। मतलब वो ऐसे आके बोलेंगे कि हम पानी तो पीते हैं पर तभी भी मोशंस बहुत हार्ड होते हैं, तो उनके बॉडी को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, उनका चेहरा भी ड्राई होता है, स्किन वगैरह खिंचती रहती है और पानी पीने के बाद भी फटाफट से उनका मुंह सूख जाता है। तो ऐसे केसेस में ब्राइनिया बहुत उपयोगी है। ब्राइनिया 30 की 3 डोजेस लेंगे और स्टूल्स बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, स्टूल्स ऐसे लगेंगे जैसे एकदम ड्राई नॉटी स्टूल्स हैं, तो ऐसा अगर है ब्राइनिया। अब इसी में हार्ड स्टूल्स के लाइन में ही एक और मेडिसिन है जिसमें स्टूल्स हार्ड होता है और छोटे छोटे बॉल जैसे गिरते हैं, जैसे एनिमल स्टूल्स होते हैं, जैसे गोट वगैरह का स्टूल होता है, छोटे छोटे बॉल्स जैसे निकलती हैं, ठीक उस तरह का एकदम छोटे छोटे बॉल जैसे स्टूल्स निकलते हैं, हार्ड होते हैं। तो उस केस में जो मेडिसिन उपयोगी है वो है चेलिडोनियम, CHELIDONIUM। और चेलिडोनियम लेना है मदर टिंचर, और चेलिडोनियम मदर टिंचर की 10-10 बूंदे आधे कप पानी में दिन में 3 बारी आप लेंगे। तो ब्राइनिया में ड्राई हार्ड नॉटी स्टूल्स और चेलिडोनियम में छोटे छोटे स्टूल्स, छोटे छोटे बॉल्स की तरह निकलेंगे। अगर वैसा है तो चेलिडोनियम मदर टिंचर बहुत हेल्पफुल है। मदर टिंचर 10 बूंदे लेनी है और जो नॉर्मल दवाइयाँ जो पिल्स में है, ग्लोब्यूल्स में है, उसकी 5-5 गोलियाँ आप ले सकते हैं। अगली मेडिसिन है रथानिया। तो रथानिया में क्या होगा कि आप जब मोशंस करेंगे तो मोशंस तो आप कर लेंगे, स्टूल्स थोड़े से हार्ड होंगे, बट मोशंस करने के बाद आपको एकदम से दर्द, जलन, काफ़ी देर तक आपको दर्द और जलन का महसूस रहेगा। तो अगर ऐसा है तो रथानिया 200 बहुत हेल्पफुल है, RATANHIA। तो रथानिया में मोशंस के बाद पेन, बर्निंग
और थोड़ी सी सोरनेस रहती है और ये फिर कुछ घंटों तक ये कंटिन्यू रहती है। तो ऐसा अगर है तो रतानिया 200 की आप एक एक डोज लेंगे तो आपको आराम मिलेगा अपनी कंडीशन में। फिर है अगर कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ आपको कमर में दर्द रहता है, बैक एक प्रोमिनेंट सिम्टम हो, तो एस्कुलस AESCULUS एस्कुलस 30 की 3 खुराक आप लेंगे सुबह दोपहर शाम करके, और इसको आप करीब करीब 1 हफ्ते से 2 हफ्तों तक आप लेंगे तो आपको ज़रूर अपनी कंडीशन में आराम मिल जाएगा। फिर हमारी मेडिसिन है, अगर आपको किसी भी चीज़ से आपको नहीं आपको रिलीफ है, काफ़ी टाइम से आप सफ़र कर रहे हैं, तो एक मदर टिंचर है जो बहुत उपयोगी है, कैस्कैरिला, CASCARILLA। तो ये कैस्कैरिला मदर टिंचर की 10-10 बूंदे आधे कप पानी में आप लेंगे दिन में 3 बारी, सुबह दोपहर शाम, तो आपको अपनी कंडीशन में बहुत आराम मिलेगा। फिर एक मेडिसिन है एल्यूमिना, ALUMINA, एल्यूमिना 30। अब एल्यूमिना में क्या होता है, एक तो जो एल्यूमिना के पेशेंट्स होते हैं उनको आलू वगैरह खाने से दिक्कत हो जाती है, और जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा बॉटल से दूध पीते हैं, वो खाना कम खाते हैं, बॉटल से दूध पीते हैं। और एल्यूमिना में जो स्टूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते, स्टूल्स तो सॉफ्ट होते हैं, पर काफ़ी जैसे वो 1-1, 2-2 दिन बाद वो जाते हैं, बहुत सारा जब स्टूल कलेक्ट हो जाता है रेक्टम में, फिर वो उसको पास करते हैं। तो अगर ऐसा सिम्टम है तो एल्यूमिना बहुत हेल्पफुल है। स्टूल्स उसमें सॉफ्ट होते हैं, पर जब तक बहुत ज़्यादा कलेक्ट ना हो स्टूल्स रेक्टम में तब तक वो मोशंस के लिए जाते नहीं हैं। साथ में पोटैटोज से उनको प्रॉब्लम होती है, आलू खाने से तकलीफ़ें उनकी बढ़ती है, तो एल्यूमिना बहुत उपयोगी है। फिर एक मेडिसिन है साइलीशिया, SILICEA। तो साइलीशिया 200 हमें देनी है जब जो स्टूल्स होते हैं वो जब मोशन पास करने के लिए जाते हैं तो मैकेनिकली रिमूव करना पड़ता है, यानी कि थोड़ा सा स्टूल निकला, बाकी फिर वो दोबारा रेक्टम में ऊपर की तरफ फिर चला जाता है, रिसीड हो जाता है, और मैकेनिकली रिमूव करना पड़े, तो उस केस में साइलीशिया 200 बहुत अच्छी दवाई है। और साइलीशिया क्योंकि 200 में जो दवाइयाँ हैं वो जनरली आप दिन में 1 बार लेते हैं या हफ्ते में 1 बार लेते हैं, तो साइलीशिया को आप हफ्ते में 2 बार लेंगे तो साइलीशिया 200 तो आपको अपनी कंडीशन में आराम मिलेगा। बट साथ ही जो बाकी प्रिकॉशंस हैं उन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, यानी फाइबर ज़्यादा लेना है, पानी अच्छे से पीना है, सुबह उठ के गर्म पानी, नींबू और साथ में 1 चम्मच शहद के साथ लेना है, तो आपका जो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट है वो फटाफट से वो शुरू हो जाएगा और वो एक स्टिमुलेटर की तरह काम करेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर किया है, आप लोगों ने इसको लाइक किया है, तो इसको ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली फ्रेंड्स, ताकि सब इसका बेनिफिट उठा सके। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबाना ना भूलें। और इस वीडियो को देखने के लिए, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।